हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न 5th स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 हिस्ट्री, लेसन नंबर 5 एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों का विकास। In this lesson we will discuss these points 5.1 from Homo habilis to Homo sapiens, 5.2 Homo sapiens sapiens and civilization. In the previous lesson we learned that the primitive man evolved from apes. पहले लेसन में हमने सीखा कि जो प्रिमिटिव मैन था उसका विकास किससे हुआ था? एप्स का जो विकसित रूप था वो प्रिमिटिव मैन था, एप्स। द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमंस वाज लर्निंग टू यूज देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमंस की, वो क्या है कि उन्होंने अपने हाथों का किस तरीके से उपयोग किया टूल्स बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए। फर्स्ट 5.1 फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है द स्किल्ड ह्यूमन। स्किल्ड ह्यूमन यानी कि कुशल व्यक्ति, कुशल मैन, है ना। द स्पेसीज ऑफ ह्यूमंस हु कुड यूज देयर हैंड्स स्किलफुली इज नॉन एज द स्किल्ड ह्यूमन। तो मनुष्यों की ऐसी प्रजाति जो अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकते थे, उन्हें स्किल्ड ह्यूमन कहा जाता था। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पेसीज वॉज, और इस प्रजाति का जो पहला जो एविडेंस था, जो सबसे पहला सबूत है, वो है फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन तंजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो इनका होमो हैबिलिस का पहला जो एविडेंस मिला वो मिला तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। द साइंटिस्ट लुइस लीकी हु डिस्कवर्ड दिस स्पेसीज नेम्ड इट होमो हैबिलिस। और जो साइंटिस्ट थे लुइस लीकी, उन्होंने इस प्रजाति को होमो हैबिलिस नाम दिया। क्यों? Because besides their fossilized, क्योंकि उनके अवशेषों के पास, उनके जो जीवाश्म अवशेष थे उनके पास ही found some tools made by them, उनके द्वारा बनाए गए टूल्स हमें मिले, इसीलिए लुइस लीकी ने उन्हें होमो हैबिलिस नाम दिया। इन लेटिन होमो मीन्स मैन। लेटिन भाषा में होमो का मतलब होता है मैन, and habilis means the one who uses his hands skillfully। और habilis का मतलब होता है ऐसा कि जो अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करता हो, तो इसीलिए उन्हें होमो हैबिलिस नाम दिया गया। होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। होमो हैबिलिस खड़े हो सकते थे पैरों पर और चल सकते थे। His spine was slightly bent and not quite erect। उसका जो स्पाइन था वो कैसा था? बेंड था, झुका हुआ था, और इरेक्ट नहीं था। इरेक्ट यानी सीधा नहीं था। रीढ़ की हड्डी उसकी, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी। हिज ब्रेन वॉज बिगर देन दैट ऑफ द एप्स। और उसका जो ब्रेन था वो एप्स की तुलना में ज्यादा बड़ा था। ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वेयर समवॉट सिमिलर टू देयर्स। लेकिन उसका चेहरा और उसके अंग जो थे वो एप से थोड़े बहुत मिलते जुलते सिमिलर थे। द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेयर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। जो स्टोन टूल्स होमो हैबिलिस ने बनाए थे वो बड़े एनिमल्स के शिकार के लिए यूजफुल नहीं थे। दे हैड लिमिटेड यूजेस। उनके यूजेस कैसे थे? लिमिटेड थे, जैसे कि स्क्रैपिंग, मीट यानी मीट को स्क्रैप करने के लिए फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो,
और बोन्स को तोड़ने के लिए ताकि उसमें से अस्थि मज्जा निकाल सके। We can infer from this that Homo habilis was a forager. और इससे हम ये मानते हैं कि जो Homo habilis थे वो कैसे थे? फोरेजर थे, यानी कि खाने की तलाश में भटकते रहते थे। He ate the leftovers of animals that had been hunted by other animals. यानी वो क्या खाते थे? जो लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ रहता था एनिमल्स का, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते थे, फिर उनसे जो बचा कुचा रह जाता था वो ये खाते थे। It is possible that he hunted small animals and gathered eggs, wild fruits and roots to eat. लेकिन ये संभव है कि वो जो है छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे, फिर एग्स एकत्रित करते थे, वाइल्ड फ्रूट और रूट्स भी वो खाने में यूज करते थे। अब है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन एवोल्यूशन। होमो इरेक्टस ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो होमो इरेक्टस है। इरेक्टस मीन्स वन हु स्टैंड्स इरेक्ट। इरेक्टस मीन्स जो कि सीधा खड़े हो सकता है, उसे इरेक्टस कहते हैं। हेंस द नेम ऑफ होमो इरेक्टस, और इसीलिए उनका नाम होमो इरेक्टस रखा गया, क्योंकि वो सीधे खड़े रहते थे। कंपेयर्ड ऑफ होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की तुलना में ही हैड मोर डेवलप्ड ब्रेन, और उनका ब्रेन भी कैसा था? मोर डेवलप था, यानी कि ज्यादा विकसित था। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पेसीज लाइव्ड इन ग्रुप्स, और जो होमो इरेक्टस प्रजाति थी वो ग्रुप में रहने लगी। हैविंग सीन वाइल्ड फायर, ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर। जंगल की आग देखकर उन्हें आग के बारे में उन्होंने जाना। It is likely that Homo erectus had learnt the technique of fetching the burning branches of trees to use that fire. और ऐसा माना जाता है कि जो होमो इरेक्टस है, उन्होंने जो जलते हुए जो ब्रांचेस होती थी उनको लेकर उन्होंने आग जलाना सीखी। ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके समय में मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस शीट्स। उस समय जो अर्थ थी वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ का भाग बर्फ से ढका हुआ था। Therefore, the climate was extremely cold. इसीलिए वो क्लाइमेट जो था वो कैसा था? एक्सट्रीमली कोल्ड था, बहुत ठंडा था। Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use fire. और होमो इरेक्टस उस क्लाइमेट में जीवित रह सके, इसका कारण था क्योंकि उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, यानी आग का यूज उन्हें करते आता था। However, he had not yet mastered the technique of making fire. लेकिन फिर भी वो आग जलाने में मास्टर नहीं हुए थे, यानी अच्छी तरह से वो टेक्निक सीखे नहीं थे। वो बस जलती हुई आग से कुछ ब्रांचेस उठाकर आग का यूज करते थे, उन्हें खुद आग जलाना नहीं आता था। Tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. और होमो इरेक्टस के जो टूल्स थे वो कैसे थे? मोर डेवलप थे और सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल यानी कि सममित, यानी दोनों ओर से उसका जो हिस्सा होता है वो समान होता है होमो हैबिलिस की तुलना में। होमो इरेक्टस मेड टूल्स लाइक द हैंड एक्स। होमो इरेक्टस ने कौन से टूल बनाए थे? हैंड एक्स। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलोंग विथ इट्स टूल्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और होमो इरेक्टस के जो अवशेष है वो हमें कौन से कॉन्टिनेंट में मिले? अफ्रीका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट में मिले, उनके टूल्स के साथ। देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो इरेक्टस, और यहाँ पर स्टोन हैंड एक्स मेड बाय होमो इरेक्टस। ये हैंड एक्स यानी कि हाथों में पकड़कर, एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो हाथों में पकड़ने वाली ये हैंड एक्स है। अब है होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल मैन। One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. अब
ह्यूमन एवोल्यूशन में एक और जो स्टेज थी वो थी निएंडरथैलेंसिस। ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रांग, और ये कैसे थे? फिजिकली बिग और स्ट्रांग थे। ही इज कॉमनली नॉन एज द निएंडरथल मैन, और उन्हें निएंडरथल मैन कहा जाता था। क्यों? बिकॉज हीज रिमेन्स वेयर फर्स्ट फाउंड एट निएंडरथल प्लेस इन जर्मनी, क्योंकि इनके जो अवशेष थे वो सबसे पहले कहाँ पर मिले? जर्मनी के निएंडरथल जगह पर मिले थे। हिज ब्रेन वॉज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ होमो इरेक्टस, और इनका जो ब्रेन था वो होमो इरेक्टस की तुलना में ज्यादा डेवलप था। द निएंडरथल्स प्राइमरीली लिव्ड इन केव्स, शुरुआत में वो कहाँ पर रहते थे निएंडरथल्स? केव्स में, गुफाओं में। They made tools out of big pebbles as well as from the flax scraped off from them. और वो टूल्स बनाते थे बड़े बड़े पत्थरों से, पेबल्स यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से वो टूल्स बनाते थे। उसी के साथ वो उनके फ्लैग्स भी निकालते थे, यानी छोटे छोटे पतले पतले ब्लेड। Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spear. और फिर वो ये जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते थे उनको वो दूसरे लकड़ी के ढांचे में या हड्डी के ढांचे में फिक्स करते थे और उनसे फिर नए टूल्स बनाते थे, जैसे कि स्पीयर, स्पीयर यानी कि होता है भाला, एक्स यानी कुल्हाड़ी। द निएंडरथल्स हंटेड बिग एनिमल्स, निएंडरथल बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे। दे यूज्ड स्क्रैपर मेड फ्रॉम स्टोन फ्लैग्स टू स्क्रैप मीट फ्रॉम द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स, और वो स्क्रैपर यूज करते थे, स्टोन फ्लैग से बना हुआ था वो स्क्रैपर, जिससे कि वो डेड एनिमल्स के मीट को निकाल सके। दे यूज्ड लेदर क्लॉथिंग, वो चमड़े के कपड़े पहनते थे। दे वेयर मेनली मीट ईटर्स, वो कौन थे? मीट ईटर्स थे। दे एट मीट रोस्टेड ऑन फायर, और वो मीट जो है वो पहले फायर पर रोस्ट करते थे, उसके बाद खाते थे। They knew the art of making fire by rubbing sticks of hard wood on such other, or by striking one flint stone on another to obtain sparks. और उन्हें आग जलाने की भी कला अब उन्हें आने लगी थी, वो सीख गए थे। वो क्या करते थे? जो हार्ड वुड की जो स्टिक्स होती है उनको एक दूसरे के ऊपर रब करते थे, या फिर जो फ्लिंट स्टोन होते हैं यानी जो पत्थर होते हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रगड़ते थे, जिससे कि स्पार्क्स निकलते थे, यानी कि चिंगारियां उसमें से निकलती थी। इट इज लाइकली दैट द निएंडरथल्स हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स, और मतलब वो कैसा था, उन्हें थोड़े बहुत आर्टिस्टिक स्किल उनमें निएंडरथल्स को आते थे, यानी कलात्मक कौशल भी उनमें था। Some scientists believe that they also communicated with each other by producing grunts and other primary sound. और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वो जो निएंडरथल थे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, संवाद करते थे। किस तरीके से? तो ग्रंट करके, यानी कि घुर घुर करके, और कुछ और भी साउंड वो निकालते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of words. पर ऐसा यानी कि उनकी लैंग्वेज अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, वो लैंग्वेज अभी तक नहीं पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे उनके एक्सप्रेस और थॉट्स को दिखाने के लिए, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। When a member of group died, जब उनके ग्रुप का एक मेंबर मर जाता है, द निएंडरथल्स बरीड टूल्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा अलोंग विद द डेड बॉडी। तो जो निएंडरथल है वो डेड बॉडी के साथ में टूल्स और हॉर्न्स दफनाते थे। ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑकर टू द बॉडी और बिफोर बरिंग इट, उसके अलावा वो डेड बॉडी को दफनाने के पहले उसके ऊपर लाल रंग लगाते थे। ऑके यानी कि गेरू होता है ना, वो लगाते थे। इट इंडिकेट्स दैट द निएंडरथल हैड एस्टैब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ बरिंग द डेड, और इससे हमें ये पता चलता है कि निएंडरथल्स ने डेड बॉडी यानी किसी को जब दफनाते हैं तो किस तरीके से रीति रिवाज, कस्टम्स उन्होंने शुरू किए। रिचुअल्स यानी कि
धार्मिक क्रिया। इन द कोर्स ऑफ टाइम सम ग्रुप्स ऑफ निएंडरथल्स लेफ्ट अफ्रीका, और फिर कुछ समय में जो निएंडरथल्स थे वो अफ्रीका छोड़कर चले गए एंड माइग्रेटेड अप टू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, और अफ्रीका से उन्होंने एशिया और यूरोप में पलायन किया। नेचुरली दे हैड अ फेस और डिफरेंट एनवायरमेंट, और फिर उन्हें एक अलग एनवायरमेंट का सामना करना पड़ा। दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड, उन्हें नए तरीके सीखने पड़े जीवन जीने के और खाना ढूंढने के। Therefore they went on modifying and improving the tools that were essential in their life, और इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, उनके लाइफ को और उनके जो टूल्स थे उनको ज्यादा इम्प्रूव किया जो उनके आवश्यकता के हिसाब से। However, the improvements in tools took place over thousands of years, हालांकि इस इम्प्रूवमेंट के लिए हथियारों में इस इम्प्रूवमेंट के लिए हजारों साल लग गए। Homo sapiens is the name used for humans that were more advanced than the Neanderthals. Homo sapiens ये जो नाम है वो ह्यूमंस के लिए यूज किया गया, कौन से, जो निएंडरथल से भी ज्यादा एडवांस थे। Homo sapiens means इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन। होमो सेपियंस मीन होता है इंटेलिजेंट मैन, इंटेलेक्चुअल यानी कि भी बौद्धिक रूप से जो उत्तम है। वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द निएंडरथल्स एंड द होमो सेपियंस वेयर नेबर्स फॉर सम टाइम इन यूरोप, कुछ समय के लिए यूरोप में होमो सेपियंस और निएंडरथल्स जो है वो नेबर्स थे। It is believed that due to reasons like their conflict with Homo sapiens, यानी ऐसा माना जाता है कि कुछ कारणों से उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव हुआ था होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच में, और इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे थे उनको अडेप्ट करने की उनमें एबिलिटी नहीं थी। द निएंडरथल्स बिकेम एक्सटिंक्ट, तो क्या हो गया फिर उस कारण, निएंडरथल्स का विनाश हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 14 डेटिंग, इट इज एस्टिमेटेड दैट द निएंडरथल्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 30,000 ईयर्स एगो, और कार्बन 14 डेटिंग जो मेथड है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि निएंडरथल्स का विनाश जो है वो 30,000 साल पहले हुआ था। अब है होमो सेपियंस। The human species that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapiens. ऐसी मानव प्रजाति जो कि पहले की जितने भी स्टेजेस हो चुकी है प्रजातियों की उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वो थी होमो सेपियंस। इन यूरोप होमो सेपियंस इज ऑल्सो नॉन एज क्रो-मैग्नन मैन, और यूरोप में होमो सेपियंस को क्रो-मैग्नन मैन कहा जाता था। Their remains have been found in the continent of Europe, Asia and Africa, और उनके जो अवशेष है वो हमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिले। Homo sapiens made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to do, और होमो सेपियंस जो थे वो अलग अलग प्रकार के हथियार उपकरण बनाते थे, उनके टास्क के अकॉर्डिंग वो हथियार बनाते थे कि जैसा काम, तो इस काम के लिए हमें कौन सा हथियार लगेगा, कैसा लगेगा, उस तरीके से वो नए नए हथियार बनाने लगे। दे यूज टू मेक स्टोन ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन ग्रूव्स एंड नोचेस मेड इन वुड और बोन हैंडल्स। वो क्या करते थे, जो स्टोन के ब्लेड थे ना उन्हें एक ढांचे में, ग्रूव यानी कि खांचे में उसे फिक्स करते थे, और उनको लकड़ी के ढांचे से भी वो फिक्स करते थे लकड़ी के ढांचे में, और उन्हें बोन्स का हैंडल लगाते थे। होमो सेपियंस हैड इवॉल्व टू द स्टेज ऑफ हैविंग अ फुल डेवलप्ड लैरिंग्स। होमो सेपियंस जो है उनमें एवोल्यूशन के साथ साथ उनमें फुली डेवलप्ड लैरिंग्स भी थे, यानी कि उनका जो गला था वो भी बहुत डेवलप्ड हो चुका था। लैरिंग्स यानी कि गला,
कंठ-नली which could produce a range of sounds with subtle differences, जिसके कारण वो फिर अलग अलग प्रकार के आवाज निकाल पाते थे। सटल यानी कि आसानी से अलग अलग प्रकार के आवाज वो निकाल पाते थे। Their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. उनके जो jaws थे यानी उनके जो जबड़े थे और मुंह के अंदर के जो मसल्स थे वो ज्यादा डेवलप थे, टंग जो है वो फ्लेक्सिबल थी। Hence Homo sapiens could use them to produce a variety of sound and modulate his voice the way he liked. जिसके कारण होमो सेपियंस जो है वो अलग अलग प्रकार के साउंड्स निकाल पाते थे और जिस तरीके से चाहे वैसे अपनी आवाज वो निकाल सकते थे। Using his imagination, he could give names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words. और उसने खुद के कल्पना के आधार पर उन्होंने वस्तुओं को अलग अलग नाम दिए जैसे उन्होंने देखे वैसे, और फिर उनके विचारों को, फीलिंग्स को शब्दों में उन्होंने कन्वर्ट किया। Using these words, he could speak and communicate. और इन शब्दों का यूज करके वो बोल सकते थे, संवाद कर सकते थे। In short, he had a well-developed language system. शॉर्ट में कहे तो उनका जो लैंग्वेज सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो चुका था। He could draw pictures on the basis of actual observation as well as imagination. वो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते थे, चित्र ड्रॉ कर सकते थे उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर और उनके कल्पना के आधार पर। He even began to make artistic objects. उन्होंने आर्टिस्टिक कलात्मक वस्तुएं भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर केव पेंटिंग का चित्र दिया गया है, यानी इस तरीके से ड्राइंग भी वो करना सीख गए थे। दैट इज वाई इट हैज बीन नेम्ड होमो सेपियंस, और इसीलिए उन्हें होमो सेपियंस कहा गया। दैट इज इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन। होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट मैन या थिंकिंग मैन, ठीक है। अब है 5.2 होमो सेपियंस सेपियंस एंड सिविलाइजेशन। होमो सेपियंस से भी ज्यादा जो डेवलप स्पेसीज थी वो थी होमो सेपियंस सेपियंस। अब उसके बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस is the name given to the human as their capacity to think developed even further than that of Homo sapiens. तो होमो सेपियंस सेपियंस उस प्रजाति को नाम दिया गया जो कि होमो सेपियंस से भी ज्यादा डेवलप थी और उनकी सोचने की क्षमता उनसे भी ज्यादा अधिक थी। द कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रेन, उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी एंड देयर ग्रेस्पिंग पावर ऑल्सो डेवलप्ड फर्दर विद टाइम, यानी उनकी सोचने की शक्ति और उनकी ग्रेस्पिंग पावर यानी कि पकड़ने की शक्ति ये ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती गई समय के साथ। वी द मॉडर्न ह्यूमंस आर होमो सेपियंस सेपियंस, हम जो आधुनिक ह्यूमंस है वो हम कौन है? होमो सेपियंस सेपियंस स्पीशीज के हैं। द अपीयरेंस एंड द हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंडिकेट देयर सिमिलरिटी टू देयर एंसेस्टर। तो अपीयरेंस यानी कि रूप हमारा और हमारी जो हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है उनसे समान है, उनके जैसे ही है। दिस इज नॉन एज हियरडिटी, तो इसे क्या कहते हैं? अनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि हमारे कुछ हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा रूप ये हमारे पूर्वजों की तरह होता है, तो उसे कहते हैं हियरडिटी। जेनेटिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज हियरडिटी, और हियरडिटी के बारे में अध्ययन कौन से इसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में उसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक रिसर्च हैज शोन दैट वी हैव इनहेरिटेड सम ट्रेट्स ऑफ द निएंडरथल मैन, और जेनेटिक्स के रिसर्च के अनुसार ये पता लगा कि हम निएंडरथल मैन जो है उन्हीं के कुछ लक्षण हमें है। Thus, it can be said that Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestor of the modern humans. और इसी के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जो अभी के जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो उनके निएंडरथल और होमो सेपियंस उनके पूर्वज हैं।
यानी हमारे पूर्वज है वो। अराउंड 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animals. लगभग 11,000 से 10,000 बिफोर क्रिश्चियन ईरा जो होमो सेपियंस सेपियंस है उन्होंने खेती करने की भी टेक्निक उन्होंने डेवलप की और एनिमल्स को रखना, उन्हें पालना, ये सब उन्होंने सीखा। Of their well-developed capacity to think, the speed at which they improved their technology increased with time. और उनकी सोचने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो बहुत विकसित हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी नई नई इम्प्रूवमेंट उन्होंने लाई। समय के साथ साथ नए नए चेंजेस उन्होंने किए। दे बिगेन टू लाइव अ मोर सेटल लाइफ, और उन्होंने फिर ज्यादा सेटल जीवन जीना शुरू किया। दे हैड बिगेन टू ग्रो फूड ग्रेन्स इन द फील्ड, उन्होंने खेत में फूड ग्रेन्स उगाना शुरू किया। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर फूड इंक्रीज, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई। द चेंज्ड लाइफस्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस, और फिर उनकी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई थी और उनका जो खाना चेंज हुआ था, जिसकी वजह से उनके रूप में भी बदलाव आए। देयर बॉडी एंड फेस ग्रू स्मॉलर देन दे हैड बीन इन देयर अर्लियर जनरेशन, और पहले उनकी जो जनरेशन थी, पहले उनके फेस कैसे थे, बड़े बड़े होते थे चेहरा उनका, तो अभी क्या हुआ कि उनके बॉडी में और फेस जो है वो छोटे छोटे हो गए, जैसे अभी हमारे हैं वैसे ही। द नेम होमो सेपियंस सेपियंस रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रैदर देन देयर फिजिकल प्रोग्रेस। तो जो होमो सेपियंस सेपियंस थे वो कैसे थे, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट थे, और कल्चरल यानी उनकी जो फिजिकल कौशल था उनका वो भी बहुत ज्यादा था। ऑल एनिमल्स मस्ट नेसेसरीली मीट देयर बेसिक नीड फॉर फूड, ऑल एनिमल्स सभी के लिए क्या आवश्यक था, उनकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना। हाउएवर मॉडर्न ह्यूमंस आर नॉट सेटिस्फाइड विद ओनली डूइंग दैट मच, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उन्हें अभी केवल इतनी ही जरूरत की आवश्यकताएं पूरी होना ही उनके लिए बहुत नहीं है, यानी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। थ्रू देयर एफर्ट्स टू इनरिच देयर लाइव्स यूजिंग देयर क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस एंड स्किल्स। तो फिर अभी के जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, अपने प्रयासों से अपने जीवन में क्रिएटिविटी लाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं उनके इंटेलिजेंस के स्किल के आधार पर। ह्यूमन बींग्स एक्वायर्ड अ कल्चर एंड कंटिन्यू टू डेवलप इट, यानी उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर उन्होंने नई नई क्रिएटिविटी की और उन्हें कंटिन्यू करा, विकसित करते रहे। द technological and cultural progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid. उनका जो टेक्नोलॉजिकल और जो कल्चरल प्रोग्रेस था वो मॉडर्न ह्यूमंस का कब ज्यादा हुआ, एग्रीकल्चर, और जब उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की और जब डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की तब ज्यादा चेंजेस उनमें आए। The history of evolution of humans that began from apes can be divided into various stages. तो ह्यूमंस के एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है जो कि एप्स से शुरू हुई थी वो बहुत सारी स्टेजेस में उन्हें डिवाइड किया गया। In the following lesson we shall learn about various facets of human culture and these different stages. और हमने इस लेसन में बहुत सारे ह्यूमन कल्चर के पहलुओं के बारे में हम लोगों ने जाना, उनकी स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।